हेलो दोस्तों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने ग्रुप 15 के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हम पढ़ रहे थे अमोनिया। मोस्ट प्रोबेबली आज हमारा ग्रुप 15 फिनिश हो जाएगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट एंड किया था अमोनिया के स्ट्रक्चर पे। अमोनिया का स्ट्रक्चर हमने कैसा देखा था भाई, NH और एक लोन पेयर। अब देखो, इसके पास लोन पेयर है और इसका शेप क्या आया था, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है। अब लोन पेयर है तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। लोन पेयर जो डोनेट करता है वो क्या कहलाते हैं, लुईस बेस। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लो। क्या कि लुईस बेस क्या होते हैं, विच कैन डोनेट लोन पेयर। और लुईस एसिड क्या होते हैं, विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर। लोन पेयर किसका, इलेक्ट्रॉन का है, ये तो क्लियर है। ठीक है, तो सिंस अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इन अमोनिया, इट एक्ट्स एज, ये किसकी तरह से काम करेगा, लुईस बेस की तरीके से। आराम से डोनेट करेगा उसे और लुईस बेस की तरीके से काम करेगा। ठीक है, अब इसकी लुईस बेस की प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। जैसे Cu+2 में हम जब अमोनिया डालते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम पढ़ेंगे क्या होते हैं। ठीक है, एक पूरा चैप्टर है हमारा फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर। तो इस तरीके का कंपाउंड बनता है CuNH3 होल 4 2+। मतलब इसके अंदर की कहानी मैं तुम्हें बताऊं तो वो कुछ इस तरीके की रहती है कि Cu, एक नाइट्रोजन ने इसको अपना लोन पेयर दे रखा है, एक ने इसको दे रखा है, एक और ने इसको दे रखा है और एक और ने इसको दे रखा है। यानी कि ये जो लोन पेयर है, ये दो इलेक्ट्रॉन किसको दे रखे हैं, कॉपर को। कॉपर लुईस एसिड की तरीके से काम करता है। तो क्या बन जाता है, CuNH3 होल 4 2+, और ये कलर होता है डीप ब्लू। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद क्यूप्रस आयन या फिर Cu+2 आयन। हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद Cu+2 आयन। तो क्या बन जाएगा, CuNH3 होल 4। चाहो तो ब्रैकेट में लिख भी लो क्वेश्चन, हाउ डज अमोनिया reacts with Cu2+ आयन। ठीक है, नोट कर लो। ऐसे ही एक और रिएक्शन होती है, वो भी हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट में हम क्या समझते हैं, शॉर्ट में PPT बोलते हैं, जो कि इनसोल्यूबल पार्ट होता है। इनसोल्यूबल पार्ट होता है वो कहलाता है प्रेसिपिटेट। कि भाई कोई भी तुमने रिएक्शन कराई तो एक तो बिल्कुल पानी में सोल्यूबल था लेकिन दूसरा इनसोल्यूबल था, तो वो ऊपर 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 ठहर गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये जो वाइट PPT होता है AgCl का, इसमें जब हम NH3 डालते हैं तो वापस से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है AgNH3 का होल ट्वाइस और Cl। ये क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, बहुत डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए तुम्हें याद रखना होगा। ठीक है, तो ये सोल्यूबल हो जाता है। मतलब जो PPT अपना इनसोल्यूबल पार्ट था, जो कि इनसोल्यूबल पार्ट था, वापस से सोल्यूबल हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या किया कि अमोनिया के पास लोन पेयर था, वो लोन पेयर इसने किसे दिया, सिल्वर को। क्लियर है, नोट करो। इनऑर्गेनिक में कुछ याद करने वाली चीज़ें रहेगी तो वो हमें करना होगा। अब बात कर लेते हैं आखिरी, अमोनिया के यूजेस। कहाँ काम में आते हैं अमोनिया। यूजेस ऑफ अमोनिया कहाँ कहाँ काम में आता है भाई। सबसे पहला इसका यूज होता है और सबसे इंपॉर्टेंट, इन नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स।
इन नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है वहाँ अमोनिया यूज़ होता है, ठीक है, जैसे यूरिया हो गया, ठीक है। तो यूरिया जो बनता है वो अमोनिया के थ्रू ही बनता है। इन प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 में भी काम में आता है। अभी अगला टॉपिक अपना नाइट्रिक एसिड ही है, वहाँ भी देखेंगे, ठीक है। नोट कर लो, ये दो इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है। हालांकि रेफ्रिजरेंट के यूज़ में भी यूज़ होता है, लेकिन वो कोई इतनी खास बात नहीं है। हो गया, चलो अब आ जाते हैं हम हमारे अगले कंपाउंड और मोस्ट प्रोबेबली लास्ट कंपाउंड ग्रुप 15 का, क्योंकि बहुत से थे, फोस्फीन भी था, PH3 था, PCl3 था, PCl5 भी था, लेकिन कोर्स से हट गए। हाँ सर, मज़ा आ गया। तो अब बात कर लेते हैं हम नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड HNO3। तो वापस से इसकी हम तीनों चीज़ें ही पढ़ेंगे, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन में नंबर 1, सबसे पहली प्रिपरेशन बहुत सिंपल सी होती है कि NaNO3 सोडियम नाइट्राइट में हम रिएक्ट कराते हैं कोई भी एसिड को, और कौन सा एसिड होता है वो H2SO4। H2SO4, ये वाला पार्ट विजिबल तो है। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बन जाता है, यहाँ से H आता है, यहाँ से NO3 माइनस, तो बन जाता है HNO3। यहाँ से एक H प्लस गायब हुआ तो उसकी कमी पूरी करने के लिए आ जाता है सोडियम, तो बन जाता है NaHSO4। तो एक ये प्रिपरेशन है इसकी सिंपल सी, ये पूछी जाएगी तो कंप्लीट द रिएक्शन भी पूछी जाएगी, तो याद रखना है NaNO3 प्लस H2SO4, तो क्या होगा HNO3 प्लस NaHSO4। समझ में आई बात, ठीक है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रोसेस का नाम होता है ओसवाल्ड प्रोसेस। ओसवाल्ड प्रोसेस नाम है इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। अमोनिया में कौन सी प्रिपरेशन की प्रोसेस थी, हेबर्स प्रोसेस। ये कौन सी है, ओसवाल्ड प्रोसेस, ठीक है। 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले इसे नोट कर लो, फिर तीनों को हम एक साथ बात करेंगे। हो गया, चलो सबसे खास पहली स्टेप ही होती है, इसमें हम क्या करते हैं, अमोनिया लेते हैं। मैंने अभी अमोनिया के यूज़ में बताया था कि कहाँ काम में आती है, HNO3 की प्रिपरेशन में। तो अमोनियम को हम ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं। इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, हमें एक कैटलिस्ट चाहिए होता है, जिसे हम कहते हैं PTRH गेज कैटलिस्ट, यानी कि या तो प्लेटिनम गेज या फिर रोडियम की गेज। गेज क्या होती है, एक जैसे अपने जाली टाइप की, जाली जिसे हम बोलते हैं, वो चीज़ होती है गेज। और किसकी बनी हुई, इनकी। कैटलिस्ट क्या करता है कि इनको रिएक्ट कराने के लिए सरफेस प्रोवाइड कराता है, रिएक्शन को ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा इजीली होने में हेल्प करता है बिना खुद रिएक्ट करे। और टेम्परेचर रहता है अपना 500 केल्विन, 9 बार। इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कैटलिस्ट मेन है PTRH गेज कैटलिस्ट, किसमें यूज़ होता है, ओसवाल्ड प्रोसेस में। पूछ लेते हैं ओसवाल्ड प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है, या वाइस वर्सा, ये PTRH गेज कैटलिस्ट कौन सी प्रोसेस में यूज़ होता है या किसकी प्रिपरेशन में यूज़ होता है। तो अब NH3 को हमने ऑक्सीडाइज करा तो बनता है NO और पानी, NO और पानी। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या करा, हमने इस NO को और ऑक्सीडाइज करा, और अभी भी NO बन रहा है, फिर भी और ऑक्सीजन देते जा रहे हैं, तो ये बन गया NO2। अब अपने पास जब सारा NH3 NO2 में कन्वर्ट हो गया, तो हमने NO2 को पिला दिया पानी, तो ये रिएक्ट करके बना देते हैं HNO3। तो 3 पार्ट में हो रही है ओसवाल्ड प्रोसेस। ये बन गया हमारा मेन प्रोडक्ट जिसे हम बनाना चाहते थे। क्लियर, नोट करो। और NO भी बनता है, ठीक है। तो ये जो बनता है ये 68% बाई मास प्योर होता है। अब इसे और प्योर करना है तो हम इसे डिहाइड्रेट कर देते हैं। इसके नीचे का पार्ट विजिबल है,
H2SO4 can be purified up to 98% बाय डिहाइड्रेशन। इसमें से पानी हटा के हम इसको इतना ज़्यादा प्योर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्योर HNO3 हमें बना के देती है। नोट कर लो। चलो, ये हो गई प्रिपरेशन की बात। 2 रिएक्शन थी, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं HNO3 की प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज। सबसे पहला भाई नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, तो गिव्स हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन इसका बनाओगे यानी इसको पानी में डालोगे तो कौन सा आयन्स दे देगा ये? H3O+, H+ या H3O+ इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HNO3 में डाला हमने पानी, या पानी में डाला HNO3 तो बन जाता है H3O+, और H+ निकल गया तो क्या बचा? नाइट्राइट आयन। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये इसका एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, शोज एसिडिक। भाई जो H+ देता है एक्वस सॉल्यूशन में वो एसिड होता है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। जो H+ देता है वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में वो एसिड होता है, जो OH- होता है वो बेस होता है। तो शोज एसिडिक नेचर ऑफ HNO3। इसे नोट करो। फिर सेकंड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर दूसरे साल क्वेश्चन आता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस ऑल मेटल्स एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम को अगर अपन छोड़ दें, ये इनर्ट मेटल्स होते हैं। हमें पता है कि गोल्ड, प्लेटिनम ये क्या होते हैं? इनर्ट मेटल होते हैं, आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इन्हें अगर अपन छोड़ दें, बाकी सबको HNO3 ऑक्सीडाइज कर देता है। क्लियर है बात? लिखेंगे। अब देखो कि इसने ऑक्सीडाइज तो कर दिया, तो बनता क्या है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कॉपर का एग्जांपल लें, तो अगर अपन कॉपर को डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट कराते हैं, किससे? डाइल्यूट से, तो कहानी अलग रहती है। और कॉपर को अगर हम कंसनट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट कराते हैं तो कहानी अलग रहती है, ठीक है। जब डाइल्यूट से हमने रिएक्ट कराया तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो 0 है, और अब कॉपर ऑक्सीडाइज होके CuNO3 का होल ट्वाइस, ये जो नाइट्रेट आयन है ये कॉपर के अटैच हो जाता है, और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +2। 0 से +2, 2 से बढ़ गई, ऑक्सीडाइज हो गया कॉपर, ठीक है। और बनता क्या है? बनता है NO और H2O। जो खास बात है वो यही है, जब भी किसी भी मेटल को तुम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो उसका नाइट्रेट तो बनेगा ही, सही है क्या? कॉपर नाइट्रेट या क्यूप्रस नाइट्रेट, उसका नाइट्रेट बनेगा, पानी भी बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है? NO। जब तुम कंसनट्रेटेड के साथ रिएक्ट कराओगे तो भी CuNO3 वोल्टेज तो भी ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन अब की बार बनेगा NO2 और H2O। तो ये अंतर आ जाता है डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है रिएक्शन कि भाई Cu की डाइल्यूट के साथ रिएक्शन बताओ और कंसनट्रेटेड के साथ बताओ। तो दोनों में NO और NO2 का डिफरेंस आ जाता है। सेम कहानी जिंक के साथ होती है, इसे नोट करो। फिर जिंक की भी देखेंगे। नीचे का पार्ट विजिबल है तो ये नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या?
जिंक में जब तुम डाइल्यूट HNO3 डालोगे तो वापस जिंक का नाइट्रेट ही बनेगा ZnNO3 होल ट्वाइस, प्लस यहाँ पे बनता है N2O, यहाँ पे बनता है N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। और जब तुम कंसनट्रेटेड के साथ रिएक्ट कराओगे, तो वापस से उसका नाइट्रेट ही बनेगा और NO2 ही, जब भी कंसनट्रेटेड के साथ बनाओगे तो NO2 ही बनेगा। ठीक है, डाइल्यूट का याद रखना है कि जब कॉपर है तो NO, जब जिंक है तो N2O। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। हो गया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं HNO3 की। हाँ भाई देखो, इट ऑल्सो ऑक्सीडाइज, ये मेटल को तो ऑक्सीडाइज करता ही, हमने देखा कॉपर जिंक। नॉन मेटल को भी ये कर देता है टू देयर रेस्पेक्टिव एसिड्स, उनके एसिड बना देता है ये। जैसे देखो, सबसे पहले एग्जांपल सल्फर रहता है S8 की फॉर्म में। देखो, नॉन मेटल हमेशा झुंड में आता है, मेटल हमेशा अकेला, कॉपर Zn मेटल अकेला आता है, नॉन मेटल झुंड में आता है। एसिड प्लस किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, HNO3, तो ये इसका सल्फर का कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 बना देगा। क्लियर है बात। और इसके साथ साथ NO2 और H2O। कंसनट्रेटेड की बात करेंगे हम, तो ये बात यहाँ पे लिख ही लो, कंसनट्रेटेड HNO3, डाइल्यूट की बात नहीं कर रहे हैं हम, कंसनट्रेटेड NO2 और H2O। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत बार पूछा जाता है ये भी। ऐसे ही I2, ये सबसे ज़्यादा पूछी गई है। ये आयोडीन को जब हम रिएक्ट कराएंगे HNO3 के साथ तो आयोडिक एसिड बन जाता है, HiO4, आयोडिक एसिड। और इसके साथ क्या बनता है, NO2 और H2O। समझ में आई क्या बात, समझ में आई हो तो नोट करो, HiO3, ठीक है, HiO3। इसके साथ साथ एसिड हो गया, I2 हो गया, P4 फॉस्फोरस। देखो ग्रुप 16, 17, 15 किसी को भी हम नाइट्रिक एसिड के साथ बनाएंगे तो ये बना देगा फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड प्लस NO2 प्लस H2O। समझ में आई क्या बात, ठीक है, नोट कर लो। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम आ रहे हैं। नाइट्रिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये रिएक्शंस और ये वाली चीज़ें मैंने तुम्हें बताया था कि हर ग्रुप अपना 3 चीज़ों से मिलकर बनेगा। पहला, उस ग्रुप की जनरल प्रॉपर्टीज़, सेकंड उस ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज़, और थर्ड उस ग्रुप के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो जनरल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में तुम्हें लॉजिक लगा के समझ में आ जाएगा, रीजनिंग समझ में आ जाएगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं वहाँ उनकी रिएक्शंस होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हमें दिमाग में बिठानी पड़ेगी। वो करता है तो करता है, उसके पीछे कोई रीज़न एज सच नहीं होता है। तो अब जैसे हमें पता है कि नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो भाई डाइल्यूट के साथ NO बनता है और कंसनट्रेट के साथ NO2 बनता है, तो ये दिमाग में बिठाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लास्ट चीज़ पे आ जाते हैं हम, टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। ये होता है नाइट्रेट, टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन, ठीक है, टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। और ये टेस्ट कहलाता है ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शन पूछ ली जाती है। ब्राउन
रिंग टेस्ट। नाइट्रेट आयन का पता लगाना है, जैसे मैंने तुम्हें सॉल्ट दिया। अब देखो टेस्ट का मतलब समझो कि हमारे सिलेबस में प्रैक्टिकल में केमिस्ट्री में सॉल्ट एनालिसिस होता है। मतलब मैं तुम्हें कोई भी सॉल्ट दे दूँ, NaCl दे दूँ, MgCl2, NaNO3, कोई भी सॉल्ट दे दूँ और तुमसे ये बोलूँगा कि बताओ इसमें पॉजिटिव आयन किसका है, सोडियम का है, मैग्नीशियम का है, कैल्शियम का है, किसका है, और नेगेटिव आयन किसका है, क्लोरीन का है, नाइट्रेट का है, सल्फेट का है, किसका है। तो उसे हम बोलते हैं सॉल्ट एनालिसिस। सपोज करो मैंने तुम्हें सॉल्ट दिया, तुम्हें चेक करना है कि उसमें नाइट्रेट का आयन है या नहीं, तो फिर हम एक टेस्ट कराते हैं, उसे कहा जाता है ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, हेडिंग डालो। अब देखो इसकी मैं तुम्हें मेन बस रिएक्शन लिखवाऊंगा, ठीक है, बाकी डिटेल में हम प्रैक्टिकल के टाइम पढ़ेंगे इसे। इसमें जो पूछी जाती है वो रिएक्शन पूछी जाती है, और एक और चीज़ पूछी जाती है जो मैं बताऊंगा तुम्हें। होता क्या है कि हम लेते हैं Fe+2 और लेते हैं नाइट्रेट आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब HNO3 ले लिया तो H+ और NO3-, ठीक है। Fe+2 लिया, NO3- लिया और H+ ले लिया। ये जो H+ आता है ये H2SO4 से आता है। कहाँ से आता है? फ्रॉम H2SO4। पूरे लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम H2SO4, ठीक है। यहाँ पे ये जो H+ आ रहा है, देखो Fe+2 हमने अलग से लिया है। नाइट्रेट आयन हम चेक करना चाहते हैं तो वो सॉल्ट से आ रहा है नाइट्रेट आयन, और ये H+ आया है H2SO4 से। हमें पता है कि नाइट्रेट आयन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा Fe+3 में। Fe+2 को ऑक्सीडाइज कर दिया Fe+3 में और पानी बना देता है, और खुद NO में कन्वर्ट हो जाता है। काय में कन्वर्ट? खुद रिड्यूस हो जाता है NO में। यह है पहला पार्ट ब्राउन रिंग टेस्ट का, नोट करेंगे। अब होता क्या है कि ये जो NO बना, ये पानी का जो आयरन का जो वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, आयरन का जो वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। देखो ये मुझे पता है कि तुम्हें दिखने में अजीब लग रहे हैं कि यार ये क्या चीज़ है, लेकिन समझो इस चीज़ को। होता क्या है कि जब तुमने आयरन को पानी में डाला तो मैंने तुम्हें बताया था आयरन होता है लुईस एसिड, मेटल हमेशा लुईस एसिड, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो H2O में O के पास दो लोन पेयर हैं, तो वो इससे लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है, ऐसे लोन पेयर एक्सेप्ट। तो ये क्या है कि एक अलग से कंपाउंड बना देते हैं जो कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये जो Fe+2 है, कुछ तो सिंपल Fe+2 की फॉर्म में रहेगा, कुछ इस फॉर्म में रहेगा। तो अब जो अपना NO बन रहा है वो NO इसके साथ रिएक्ट करता है। अगर देखो नाइट्रेट आयन होगा तो ही NO बनेगा, और NO बनेगा तो वो इसके साथ रिएक्ट करता है और एक नया कंपाउंड H2O5, एक NO यहाँ पे लग जाता है और इधर से H2O निकल जाता है। तो ये जो बनता है इसकी वजह से अपने टेस्ट ट्यूब में एक ब्राउन रिंग बन जाती है। ये अपनी टेस्ट ट्यूब होती है, ये ऊपर का सॉल्यूशन, नीचे का सॉल्यूशन, और बीच में एक इस तरीके की ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है। ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है और बीच में एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है। तो क्वेश्चन आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ये बनता है कि ब्राउन रिंग जो बनती है उस कंपाउंड का फॉर्मूला बताओ। तो ब्राउन रिंग जो कंपाउंड से बनती है उसका फॉर्मूला ये है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ब्राउन रिंग टेस्ट कौन से आयन के लिए यूज होता है? नाइट्रेट आयन के लिए। तो ये बातें दो मेन ध्यान रखनी है कि नाइट्रेट आयन के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट, और ब्राउन रिंग का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O5NO2+। क्लियर है बात? नोट करो। हो गया। तो ऑफिशियली तो अपना ग्रुप 15 खत्म हो गया दोस्तों। अब इसमें एक दो क्वेश्चन और अलग से आ जाते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग से पूछे जाते हैं, उन्हें भी मैं तुम्हें बता देता हूं। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ PCl5, स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 एंड PCl3, इन दोनों के स्ट्रक्चर देखो भाई। फॉस्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5, 5 क्लोरीन जुड़ गए, 5 क्लोरीन जुड़ गए, तो बॉन्ड पेयर हो गए 5, लोन पेयर 0, तो Z कितना आ गया? 5, Z5 आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब
sp3d का मतलब ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। समझ में आई क्या बात। तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, पी सी एल सी एल सी एल, एक ऊपर और एक प्लेन से नीचे, ये तीन तो रहेंगे एक प्लेन में और एक प्लेन से ऊपर। देखो तीन तो ऐसे ही, पी सी एल सी एल सी एल, एक ऊपर सी एल एक नीचे सी एल, ठीक है। अब इसमें देखो कि दो तरीके के बॉन्ड रहेंगे, एक तो ये वाले, ये तीनों, शेप भी क्या हो जाएगा इसका, सिंस लोन पेयर जीरो है तो शेप भी यही हो जाएगा। अब खास बात ये है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन PCl5, दो तरह के बॉन्ड रहेंगे भाई। एक तो देखो इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल आ रहा है, 120 120 120, तो ये तीन बॉन्ड कहलाते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। क्या कहलाते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। हमने लास्ट ईयर भी देखा था केमिकल बॉन्डिंग में। और ये जो सीधे सीधे आ रहे हैं, ये कितने डिग्री पे आ रहे हैं, 90 डिग्री पे आ रहे हैं, ये 90 डिग्री वाले कहलाते हैं एक्सियल बॉन्ड। अब मुझे बताओ कि 90 डिग्री पे आ रहे हैं तो ज़्यादा रिपल्शन खाएंगे, 120 डिग्री पे ज़्यादा रिपल्शन होगा कि 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे ज़्यादा रिपल्शन होगा तो ये दूर जाते हैं, इसलिए एक्सियल बॉन्ड लंबे हो जाते हैं। टू टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, कौन कौन से, एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि आर ऑल बॉन्ड्स इन PCl5 इक्विवेलेंट, क्या PCl5 के सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं, नहीं, तीन होते हैं इक्वेटोरियल और दो होते हैं एक्सियल, ठीक है। और अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड की लंबाई, तो बॉन्ड लेंथ एक्सियल बॉन्ड की ज़्यादा होती है इक्वेटोरियल से। अब जितना लंबा बॉन्ड होगा उतना वीक बॉन्ड होगा, जितना लंबा बॉन्ड होगा, मैंने च्युइंगम का एग्जांपल दिया था, तो मैं च्युइंगम खींचते हो तो वो वीक होती जाती है, तो जितना लंबा बॉन्ड उतना वीक बॉन्ड। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो एक्सियल की कम होती है और इक्वेटोरियल की ज़्यादा होती है। यानी कि अगर हम बॉन्ड एंगल की भी बात करें, पूछे कि सारे बॉन्ड एंगल इक्वल है क्या, नहीं है। देखो ये तो 120 वाले हैं, कुछ 90 वाले भी हैं, तो बॉन्ड एंगल भी इक्वल नहीं है, बॉन्ड लेंथ भी इक्वल नहीं है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इक्वल नहीं है। इसलिए PCl5 का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, नोट कर लो। PCl3 का तुम्हारा होमवर्क, सिमिलर कहानी बना के देखना और फिर मुझे बताना, ठीक है, नोट कर लो। तो हमारा ग्रुप 15 खत्म हो चुका है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 16। चलो बाय बाय।